So yes, welcome to my YouTube channel. My name is Amandeep Singh. So in this video, we'll discuss the NCERT of class plus 2. So first of all, टर्म 2 के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे. So because exam would be subjective, so that's why completely solution डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में. और जो इस लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 7.1, ठीक है, completely NCERT exercise 7.1 integral. So before starting the lecture, if you are new in this channel, so please subscribe my channel and please share this video. Okay, so let us start. So first of all, integral. So थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करते हैं. बेसिकली इंटीग्रल होता क्या? So integral is basically the area under curve. Area under curve means, let us suppose this is a curve fx. So this is a curve fx, and if I have a limit, limit x from a to x to b, okay, x from a to b, I have a limit from a to b, and मैं ये a to b curve में अगर एक और a से b curve के विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं फंक्शन फाइंड करना चाहता हूँ, ठीक है ना, अगर मैं इसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रल फाइंड करना चाहता हूँ, तो बेसिकली ये कौन सा एरिया कवर करेगा? ये जो इसके अंडर का एरिया है वो सारा कवर करेगा, ठीक है. बेसिकली दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ अ इंटीग्रल. ओके, इंटीग्रल, बेसिक मीनिंग ऑफ अ इंटीग्रल. एंड दिस वन इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रल. जो ये है वो इंटीग्रल का सिंबल है, ठीक है, इंटीग्रल का सिंबल है. तो अगर मैं जनरली इंटीग्रल की बात करूं तो दिस इज ऑफ टू टाइप्स: indefinite integral and definite integral. Okay, yes, so everything is okay. Indefinite and definite integral. So indefinite and indefinite integral NCERT में बिल्कुल मिक्स है, 7th चैप्टर में ही है, ठीक है ना दोनों. उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के चैप्टर है. तो बिल्कुल बेसिक से इंडेफिनेट इंटीग्रल को फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करेंगे. इंडेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या है कि इसमें कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है, यानी कि इंटीग्रल की कोई लिमिट नहीं है. जैसे हम लोगों ने यहाँ x फ्रॉम a टू x इज इक्वल टू b तक इंटीग्रल की, बट इंडेफिनेट में क्या देखें कि इंटीग्रल की कोई लिमिट नहीं है. यानी कि जब हम लोग कोई भी कर्व का इंटीग्रल करते हैं तो उसका इंडेफिनेट एरिया आता है, ठीक है ना. इंडेफिनेट एरिया मीन्स इंडेफिनेट लिमिट तक एरिया आता है. तो यहाँ डेफिनेट में कुछ ना कुछ लिमिट मेरे को गिवन होती है कि आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रल करनी है ना, एक्स फ्रॉम ए टू बी और समथिंग, ठीक है. तो इंडेफिनेट इंटीग्रल को बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करेंगे. एक और बात कि इंटीग्रल को हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोल देते हैं. इंटीग्रल को हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोल देते हैं, ठीक है ना. आई होप आप साथ के साथ नोट कर रहे हो. अगर आप नहीं नोट कर रहे तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो इन चीज का, ताकि आप इसको वीडियोस के बाद मींस ये वीडियो खत्म होने के बाद आराम से नोट कर लो, ठीक है ना. सो आई थिंक आई शुड मूव ऑन अ questions or exercise part. So before doing the exercise we have some formulas. देखो, जैसे मैंने आपको बोला कि जो इंटीग्रल को हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, यानी कि डेरिवेटिव का बिल्कुल ऑपोजिट. तो इनके फॉर्मूले भी डेफिनेटली इंटीग्रल के डेरिवेटिव से बिल्कुल ऑपोजिट ही होंगे, ठीक है ना. तो कुछ फॉर्मूलेज अभी डिस्कस करेंगे, बिकॉज सारे तो नहीं करता, अदरवाइज ये लेक्चर बिल्कुल बोरिंग बन जाएगा. तो जितने भी फॉर्मूलेज यूज होंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में उसके विद रिस्पेक्ट टू हम लोग लिख ही जाएंगे, ठीक है ना, साथ के साथ. तो दी फर्स्ट इज, हम लोग को पता है कि यहाँ जो डेरिवेटिव हम लोग एक्सटेंड का करते थे, तो अगर मैं डेरिवेटिव यहाँ डेरिवेटिव लिखूं लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, डेरिवेटिव, और यहाँ मैं इंटीग्रल लिखूं, जब हम लोग जब हम लोग एक्स एन का डेरिवेटिव करते थे, डेरिवेटिव का ऑपरेटर क्या होता है, डी बाई डी एक्स. तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो एन आगे आता था,
n माइनस वन है ना, x टू द पावर n माइनस वन। डेरिवेटिव भी यहाँ सब्स्टिट्यूशन में यूज होगा, तो जिसको डेरिवेटिव अच्छे से आता है उसको इंटीग्रल में इतनी मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है ना। जिसको नहीं भी आता वो सारा कुछ यहाँ क्लियर हो जाएगा, बस वीडियोस को देखते जाएं और साथ के साथ शेयर भी करते जाएं। तो इंटीग्रल का सिंबल हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है ना, x टू द पावर n dx। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ जो पावर होगी वो ऐड हो जाएगी, है ना, और डिनोमिनेटर में भी वही चीज उसकी पावर ही आएगी, और यहाँ c भी यूज होगा। c क्या है, वेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ज्यादातर c यूज होता है ना, बट इन सम बुक they have been write I or something, okay, so you can also write it's your wish. So integration constant. So the next is derivative of, derivative of sin x is equal to cos x, okay. So that's why if I want to integrate cos x, so it would be sin x, ठीक है ना, बिकॉज अगर मैं इस चीज का इंटीग्रेट करता हूं तो क्या आएगा, sin x आएगा। और थर्ड वन इज डेरिवेटिव ऑफ cos x, what it should be, it should be minus sin x। Similarly, if I do derivative of sin x, so it would be minus cos x। After that, if we'll do the derivative of tan x, so it would be secant square x। So that's why if I will do the derivative of integration of secant square x, so it would be what, tan x plus c, okay, c would be also there। So next one you can use derivative of tan x into secant x। So sorry, if I will have to find the derivative of secant x, so it would be tan x into secant x, but at that side derivative of integration of tan x into secant x would be secant x plus c, okay। So similarly you should write derivative of cot x, which is minus cosecant square x, but here you can write integration of minus cosecant square x or cosecant square x, it would be cot x plus c, or if I have to write cosecant square x, so it will be minus cot x plus c। So next है derivative of cosecant x, which is minus cot x into cosecant x। तो यहाँ जो डेरिवेटिव है किस चीज का, कोट एक्स और कोसिकेंट एक्स का, विच इज माइनस कोट एक्स प्लस, विच इज माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी। और एक चीज और लिखते हैं, बस लास्ट फॉर्मूला ये, उसके बाद क्वेश्चन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको पता है ना, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर एम एक्स का होता था, ई की पावर एम एक्स एज इट इज, उसके बाद डेरिवेटिव इसकी पावर का। एक्स का डेरिवेटिव तो आप लोग को पता है ना, वन होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो। यहाँ उसके साथ का जो होगा कुछ भी कांस्टेंट वो एज इट इज आ जाएगा, यानी कि ई टू द पावर एम एक्स इंटू एम। बट इंटीग्रेशन में बिल्कुल थोड़ी सी ऑपोजिट चीज, कि जो ई की पावर एम एक्स तो एज इट इज है जो, लेकिन एम आएगा वो डिवाइड में आएगा, ठीक है। तो इतनी चीज आई होप आपको समझ आई। तो आई होप आप लोगों ने साथ के साथ नोट भी की, अगर नहीं की तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट by pausing the video। So the next we'll do the question directly। So we'll start from exercise
Okay. So the exercise 7.1, find antiderivative. Antiderivative means integral by following of the following function by inspection method. So ये क्वेश्चन जनरली आता नहीं आप लोग को, लेकिन तब भी उन्होंने मेरे को बोला कि इंस्पेक्शन मेथड से इस चीज का एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रल फाइंड कर दो। कोई भी क्वेश्चन हम लोग पिक कर लेते हैं cos 3x, लाइक हम लोगों ने पिक किया है ना 7.1 का एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन सेकंड। तो मैंने फाइंड करना है cos 2x का एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, लेट मी चेक अगेन। cos 3x का एंटी डेरिवेटिव हम लोगों ने फाइंड करना है। अच्छा, तो सोचना कैसे है? मैंने ये सोचना है कि ऐसा कौन सा डेरिवेटिव है जिसको मैं करूं और मेरे पास cos 3x आए। इंस्पेक्शन मेथड में आप लोगों ने सोचना ऐसे है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका मैं डेरिवेटिव करूं मेरे पास cos 3x जरूर आए। तो डेफिनेटली अगर मैं sin 3x का डेरिवेटिव करूं तो मेरे पास कितना आएगा 3 sin x, सॉरी 3 cos 3x, cos को sin 3x का तो cos 3x होगा और 3x का फिर से होगा 3, ठीक है ना। लेकिन मेरे को तो cos 3x का चाहिए था, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, तो ये 3 है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊंगा, ठीक है। ठीक है, बिकॉज 3 कांस्टेंट है तो अगर डेरिवेटिव के अंदर भी चला गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा 1/3 sin 3x, ठीक है। सो इट विल बी व्हाट, this will be antiderivative. This function will be the integral of antiderivative or integral of the cos 3x. Okay, this function will be the integral of cos 3x. So this is our answer. So the second question is what should we pick? I am basically taking the question number 4, first part, question number 4. So it is question number 4 directly. ax plus b to the whole square का हम लोग ने एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो कैसे करें कि मेरे को ऐसा सोचना कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका मैं डेरिवेटिव करूं मेरे पास ax प्लस बी की होल स्क्वायर आए। वो मेरे को पता है कि अगर मैं ax प्लस बी की होल क्यूब का डेरिवेटिव करूंगा तो कुछ ना कुछ मेरे को ऐसा जरूर मिलेगा कि जिसके साथ मेरे पास ax प्लस बी की होल स्क्वायर जरूर आएगी। बिकॉज 3 - 1 2 आ गया है ना, होता है ना x की पावर n का डेरिवेटिव n आगे आता है और x की पावर n-1 होता है, ठीक है। और इसके साथ ये भी चीज का डेरिवेटिव भी आएगा, यानी कि इसके साथ a भी आएगा। लेकिन मेरे को तो बस इसका चाहिए है ना, तो मैं 3a को अपॉन में ले आऊंगा, 1/3a हो गया, फिर d/dx और ax प्लस बी की क्यूब, और ये कितना हो गया ax प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हो गया, ये हुआ d/dx 1/3a ax प्लस बी की होल क्यूब ax प्लस बी की होल स्क्वायर, यानी कि इस चीज का डेरिवेटिव कितना हुआ, इस चीज का एंटी डेरिवेटिव ये रहा, ये वाले फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव ये रहा, ठीक है ना। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ आया, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 भी आई थिंक मेरे को कराना चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 इज sin 2x minus 4 e to the power 3x, तो इस चीज का मैं कैसे करूंगा एंटी डेरिवेटिव। सो देखिए, सबसे पहले मैंने इसको मैं सेपरेटली ले लेता हूँ, है ना, फंक्शंस को। तो मैंने ये देखना है कि किस चीज का मैं डेरिवेटिव करूं कि मेरे पास sin 2x आए। तो डेफिनेटली अगर मैं cos का डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे पास sin 2x आएगा, cos 2x का, है ना, ठीक है। और उसके बाद किस चीज का डेरिवेटिव करूं कि मेरे पास e to the power 3x आए, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूं, -4 भी साथ के साथ लूं। इसके लिए मैं ये करूंगा कि मैं e to the power 3x का डेरिवेटिव कर लेता हूं, है ना, मेरे पास यही आ जाएगा। या इसको मैं सेपरेट भी ले सकता हूँ अगर आप लोग लेना चाहो तो, है ना, तो सेपरेटली लेना अच्छा रहेगा। तो ऐसा करते हैं,
इसको मैं I1 मानता हूँ, इसको मैं कुछ D1 मानता हूँ, इसको मैं D2 मानता हूँ। तो पहले मैं D1 के लिए कर लेता हूँ ना। D1 के लिए करूँगा तो तब मेरे को cos 2x का डेरिवेटिव लेना होगा, तो जिसका कितना आएगा 2 sin 2x, सॉरी माइनस भी साथ में आएगा, तो यहाँ कितना होगा, ये अपोन में जाएगा तो -1/2 cos 2x विच इज इक्वल टू sin 2x। तो ये कितना होगा d/dx किसका, -1/2 cos 2x का कितना sin 2x होगा। ठीक है, तो यहाँ एंटी डेरिवेटिव इस चीज का तो sin 2x का तो ये बन गया ना, sin 2x का एंटी डेरिवेटिव ये बन गया। अब मेरे को लेना है एंटी डेरिवेटिव किसका, 4e⁻3x का। ठीक है, मैं कैसे लूंगा, नाउ d2 के लिए करें हम लोग, तो डेरिवेटिव मैंने किसका देखना है 4e⁻3x का। तो अगर मैं सेम ही लूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा आई थिंक, यस। डेरिवेटिव मैं इसका करूँ तो e⁻3x का तो कितना आएगा 3e⁻3x। ठीक है, तो मेरे को कितना चाहिए 4e⁻3x चाहिए, तो मैंने इसको 4 को सेपरेट करके लिख लिया, तो 3 को अब मैं अपॉन में लेके जाऊंगा। ठीक है, पहले इसको मैं एज इट इज लिखता हूँ 4e⁻3x। ठीक है, अब मैं 3 को अपॉन में लिखूंगा, तो ये आएगा 1/3 डेरिवेटिव किसका 4e⁻3x का, तो कितना हो गया 4e⁻3x, कितना है d/dx 4/3 e⁻3x 4e⁻3x। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लो आप लोग। ठीक है, और ऊपर वाले को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो आपने क्या करना है, आपने ऐसी चीज बनानी है, यानी कि पहले आपने sin 2x को, यानी कि क्वेश्चन 1 को आपने, क्वेश्चन 2 को आपने क्वेश्चन 1 से माइनस करना है, तो कर दो 1 - 2। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, तो sin 2x - 4e3x किसके इक्वल आएगा, डेरिवेटिव किसका -1/2, एंटी डेरिवेटिव -1/2 cos 2x माइनस एंटी डेरिवेटिव किसका 4/3 e⁻3x। अगर आप लिखो d/dx कॉमन निकाल सकते हो, तो ये कितना आएगा -1/2 cos 2x - 4/3 e⁻3x। so this will be our final answer, this will be our final answer। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया क्वेश्चन। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज, सो नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन 4 into e⁻3x + 1। ओके, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 6 4 e⁻3x + 1। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन मैंने कैसे करना है कि मैंने इसको सबसे पहले सेपरेट करना है। अगर इंटीग्रेशन प्लस में हो तो मैंने इसको सबसे पहले सेपरेट करना है। ठीक है, 1dx। तो ये मैं कर सकता हूँ, ये मेरे पास मेथड है, बिकॉज अगर f1 + f2 dx हो, मेरे पास प्रॉपर्टी है कि मैं f1 dx को, ठीक है, और f2 dx को सेपरेट करके लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने वैसा ही किया। अब आप लोग 4 को बाहर ले लो, बिकॉज 4 इज अ कांस्टेंट, जैसे डेरिवेटिव में हम लोग बाहर लेते थे उसको बाहर ले लो, तो मतलब x वाली टर्म्स को आप लोगों ने अंदर ही रखना है। तो 1 चाहे अंदर लो चाहे बाहर लो, एक ही बात है, बिकॉज 1 को किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई करो तो अगेन 1 ही आएगा। अच्छा, 4 एज इट इज। अच्छा, अगर मैं e⁻3x की इंटीग्रेशन करूँ तो कितना आएगा, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था कि मैं e⁻mx की इंटीग्रेशन करता हूँ तो कितना आता है e⁻mx / m। ठीक है, तो यहाँ भी इतना ही आएगा e⁻3x / 3। तो 1 का डेरिवेटिव कितना होगा, याद रखना हमेशा अगर कुछ भी ना हो तो डेरिवेटिव हमेशा कितना होगा, x ही होगा। बिकॉज इसको मैं x⁻0 भी लिख सकता हूँ, बिकॉज इसका रीजन ये है कि इस चीज को मैं x⁻0 भी लिख सकता हूँ। अगर आप लोगों ने इसका डेरिवेटिव करना है
तो यहाँ 0 + 1 डिवाइड बाई 0 + 1, देखें सिर्फ x ही आ जाएगा, है ना। देयरफॉर मैं यहाँ x लिखूंगा +c। तो फाइनल जो आंसर है मेरा कितना है, 4/3 इंटू e⁻³ + x + c। ठीक है, तो देखो सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, मतलब 7th क्वेश्चन है ये, सेकंड नहीं आई थिंक, यस इट इज 7th वन। सो इंटीग्रेशन x² 1 - 1/x² dx। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन देखो, यहाँ u × v अभी तक मेरे को पता नहीं, मतलब जैसे डेरिवेटिव में हम लोग u × v रूल लगाते थे, यहाँ u भी अभी तक मेरे को पता नहीं। u × v रूल एक u × v रूल है, लेकिन वो बाय पार्ट्स को हम कहते हैं, वो जब हमने लगाना होगा तब देखेंगे। तो पहले इसको एज इट इज करना है, यानी कि x² मैंने इसको एक टर्म ही बनानी है, यानी कि x² को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करना है। कितना होगा, x² - x²/x²। अगर मैंने इसको ब्रैकेट के, अगर मैं इसको अंदर ले गया तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो गया, x² - 1 dx। ठीक है, अब मैंने फिर वही सेपरेट करना है इसको, x² dx - 1 dx। अगर x² है आप लोग के पास तो इंटीग्रेशन क्या होगी, x 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1 माइनस यहाँ x + c। तो कितना आंसर आएगा, x³/3 माइनस x + c। दिस विल बी आवर आंसर, ये दिस विल बी आवर आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, आप लोगों ने खुद ये ट्राई करना है। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोग खुद कर सकते हो, ये भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 10 में करा रहा हूं। √x - 1/√x टू दी होल स्क्वायर dx। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको सबसे पहले तो आप लोग इसकी होल स्क्वायर खोल दो, तो कितना होगा, √x टू दी स्क्वायर a² + b² - 2ab। ये √x कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ हम लोग अलग से इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ स्क्वायर एंड अंडर रूट वुड बी कैंसिल, सो x स्क्वायर एंड अंडर रूट वुड बी कैंसिल प्लस 1/x - 2 dx। ठीक है, तो इसको अब हम लोग सेपरेट करेंगे, x dx 1/x dx माइनस 2 dx। x dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये होती है x²/2 cos 1 + 1 डिवाइड बाय 1 + 1। अच्छा, 1/x की इंटीग्रेशन क्या होगी, 1/x की इंटीग्रेशन होगी log x। ये याद रखना आपने, एक नया फॉर्मूला ऐड हो गया, cos log x का डेरिवेटिव होता था 1/x, तो 1/x की इंटीग्रेशन क्या होगी, log x। इट विल बी log x माइनस 2 की इंटीग्रेशन क्या होगी, 2x होगी। ठीक है, तो ये फाइनली क्या आएगा, x² डिवाइड बाय 2 log x माइनस 2x प्लस c। दिस विल बी आवर आंसर। ओके, दिस विल बी आवर आंसर। तो आई होप ये आपको समझ आ रहा है। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। x³ + 5x² - 4 x³ + 5x² - 4 डिवाइड बाय x टू दी स्क्वायर dx। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग के पास ना कोई अभी डिवाइड रूल है ना कोई मल्टीप्लाई रूल है, तो पहले हम लोगों ने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेना है।
एक्स स्क्वायर माइनस 4/x², यहाँ dx आ गया। तो सबसे पहले इसको कैंसिल करो, ये x रह गया, इसको कैंसिल करो, ठीक है ना। तो ये कितना रह गया, ये 1 + 5 सॉरी x + 5 - 4/x² dx, ठीक है। तो आप लोग अब इसको सेपरेट कर सकते हो, ये कितना आ गया, x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx - 4 1/x² dx, ठीक है। तो x की इंटीग्रेशन क्या होगी, x 1 + 1 डिवाइड बाय 1 + 1। तो 5 की इंटीग्रेशन, 5 कांस्टेंट, इसकी इंटीग्रेशन x - 4। अब इस चीज की इंटीग्रेशन क्या होगी, बिकॉज मेरे को 1/x की इंटीग्रेशन पता है विच इज log x, बट इसकी क्या होगी, x - 2 + 1 ऐड होगा और +1 ही डिवाइड में ऐड होगा, ठीक है, प्लस c। तो इसकी क्या होगी इंटीग्रेशन, x² डिवाइड बाय 2 + 5x - 4 x⁻⁻1 डिवाइड बाय -1 प्लस c, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कितनी होगी इंटीग्रेशन, x²/2 + 5x, ये माइनस प्लस कैंसिल, यानी कि +4 आ गया, 4, ये x⁻⁻1 है, देयरफॉर अपॉन में x + c, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस जरूर करनी है, और ये 12th क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो उसको क्लियर कराएंगे, ठीक है ना। तो 12th क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज 13 क्वेश्चन कर रहे हैं। x³ - x² x³ - x² प्लस x - 1 प्लस x - 1 अपॉन में x - 1, ठीक है। तो इस चीज को हम लोगों ने कैसे करना है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट भी नहीं कटिंग हो सकती, बिकॉज 2 टर्म्स है नीचे, है ना, बाइनोमियल है नीचे। तो क्या करें कि इसमें हम लोग फैक्टराइज करने की कोशिश करें, ऊपर x² कॉमन आएगा पहली 2 टर्म्स में से, तो प्लस -1 आएगा, 1 कॉमन आएगा लास्ट 2 टर्म्स में से, तो x - 1 आएगा। यहाँ हम लोग जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा कि x - 1 कॉमन आएगा और x² + 1 आएगा, ठीक है। तो x - 1 एंड x - 1 विल बी कैंसिल, तो यहाँ कितना आएगा, x² + 1 dx। तो अब x² + 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, ये आपको पता ही है ना, x³/3 + 1 की क्या होगी, x + c। दिस इज आवर फाइनल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो देखने में जितना मुश्किल लग रहा था क्वेश्चन, उतना मुश्किल है नहीं ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोगों ने कर लिया, 14 आप ट्राई करना, ठीक है। 15 भी ट्राई करके देखना अगर हो तो, 14 तक हम लोगों ने किए हैं, ठीक है। 14 से आगे कल करेंगे, बिकॉज अदरवाइज वीडियोस बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ओके फ्रेंड्स, कल हम लोग 15 से करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो प्लीज़, ओके।